प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक यूरोप के प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोविड-19 महामारी के दौर में तकनीक के इस्तेमाल से मानवता के हित में काम करने में मिली मदद। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी किया गया। आज से देश भर में सभी स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोला गया। धर्मनगरी के रुक्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन हुआ शुरू। और देश के 24 बड़े शहरों में वैक्सीनेशन के सर्वे में गुरुग्राम ने हासिल किया प्रथम स्थान। 49.3% गुरुग्राम वासियों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज विवाटेक यूरोप के प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन के 5वें संस्करण को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी तकनीक और स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति जग जाहिर है। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में भी तकनीक के इस्तेमाल से मानवता के हित में काम करने में मदद मिली है और हम तकनीक के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अधिक प्रभावी तरीके से लड़ पाए हैं। I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue. By innovation, I refer to innovation before the pandemic, innovation during the pandemic. When I speak about innovation before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फैसलों की जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद मनसुख मांडविया ने बताया कि डीएपी खाद की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ने से किसानों पर बोझ न पड़े, इसीलिए केंद्र सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है। डीएपी पर दी जाने वाली सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। किसानों के पार बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज हो गई, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। 1200 रुपीज में मिलती थी बैग, उसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2400 रुपीज हो गई। 2400 रुपीज में से 500 रुपीज हम सब्सिडी देते थे, तो 1900 रुपीज उन्होंने मार्केट प्राइस कंपनियों ने रखी, तो 1900 रुपीज में किसानों को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, 1200 रुपीज में ही किसान को मिलना चाहिए, तो और 700 रुपीज सब्सिडी बढ़ा दिया। 700 प्लस 500 पहले देते थे, तो कुल मिला के 1200 की बैग किसान को मिलेगी। उसके सामने 1200 रुपीज सब्सिडी भारत सरकार देगी। केंद्रीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत पहली बार विश्व का ऐसा छठा देश बनने जा रहा है जो डीप ओशन स्टडी की शुरुआत करने जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में भारत में स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नए दौर की शुरुआत होगी। भारत का 7000 किलोमीटर का किनारा है, 9 राज्यों से जुड़ा है, लेकिन हम डीप ओशन मिशन कभी किया नहीं, इसलिए ये काम पहला होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में
हमेशा चर्चा होती है सी लेवल राइज की, ग्लेशियर टूटने की, टेम्परेचर में कम ज्यादा होने की। तो सचमुच में डीप सी में जाकर क्या परिणाम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करने का भी एक काम इस मिशन में होगा। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने के कारण ट्विटर ने भारत में अपना कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। अब भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा हट गई है। गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट होने पर ट्विटर पर अब भी आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ भी कर सकेगी। वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया कंपनियों को 25 मई तक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थी, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे। ये लोग कंपनी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। आज से देश भर में सभी स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कुरुक्षेत्र का पवित्र ब्रह्म सरोवर और शेख चिली के ऐतिहासिक मकबरे को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया है। ब्रह्म सरोवर पर आने वाले पर्यटकों ने बताया कि वे कोविड नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि कोविड आपदा के चलते ब्रह्म सरोवर को लंबे अंतराल के बाद खोला गया है और पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। सरोवर जो है और अन्य जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, उन्हें जो है पिछले दिनों में कोविड की जितनी भी ये ग्रहण लगा था एक तरह से, उसके पश्चात ये सब परिसर जो है श्रद्धालुओं के लिए अब खुले हैं और श्रद्धालु यहाँ पर आकर जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जो यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी सरकार द्वारा डिप्यूटेड हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। शेख चिली के प्रभारी अधिकारी समीर दीवान ने बताया कि इस बात का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा कि पर्यटक कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करें। स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार 16 जून से खोल दिए गए हैं। स्मारकों को खोलने के साथ ही कोविड-19 की जो भी नियम कानून है औपचारिकता है उनका इस स्मारक में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्मारकों में जो भी आने वाले पर्यटक हैं उनको बाकायदा सैनिटाइज किया जाता है, उनको मास्क है या नहीं उसको ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो गार्ड्स और ऑफिस स्टाफ बराबर निकटतम जो दूरियां जिसको मेंटेन करना है उस सबका ध्यान रख रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि लंबे समय के बाद इन पर्यटन स्थलों का खोला जाना उनके लिए बड़ा सुखद है। टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे अब ये खुल चुके हैं गेट, पहले बंद थे, तो अब यहाँ पे आके हमने टाइम स्पेंड किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ हिमाचल से घूमने आई हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन के बाद मतलब अच्छा लगा घूमने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर मास्क में घूम रहे हैं लोग। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है एंड इधर सैनिटाइज़र वगैरह सब रखा जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो लॉकडाउन के बाद काफ़ी कि बोर हो गए थे तो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि लॉकडाउन के बाद कुछ देखने को ऐसा मिलेगा। तो आज कल तो क्लोज था, आज ओपन किया है तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज प्रदेश के नागरिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 15 जून से 30 जून तक चलेगा। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जनों से बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें अपने जीवन में स्वच्छता को नित्य अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम संक्रामक बीमारी कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए हमें सभी PHC, CHC और अस्पतालों को साफ करना होगा। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना योद्धा बताते हुए उन्हें नमन किया और कहा कि इन योद्धाओं ने कोरोना काल में अपने कार्य को निरंतर जारी रखा और लोगों को ठीक करने, उपचार करने व उपचार से ठीक होने के बाद उन्हें घर भेजने का साहसिक कार्य किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों के खाली स्थानों पर पौधारोपण का कार्य भी होना चाहिए ताकि अस्पतालों का माहौल खुशनुमा बने। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि अस्पतालों में फूलों के पौधे लगाए जाएं ताकि मरीजों को अच्छा महसूस हो। प्रदेश में अब तक
66,82,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत सरकार ने देश के 24 बड़े शहरों में वैक्सीनेशन को लेकर करवाए गए सर्वे में 49.3% के साथ गुरुग्राम को प्रथम स्थान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में 12 जून 2021 तक 8,51,154 वैक्सीनेशन की दोनों डोज नागरिकों को लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 98.33% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.18% रह गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 3,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। रोहतक के मायना गांव के युवा मुक्केबाज अमित पंघाल टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हैं। अमित पंघाल 52 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक में भाग लेंगे। वे इन दिनों पटियाला में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। ओलंपिक से पहले वे इटली से भी प्रशिक्षण लेंगे। अमित पंघाल के परिजनों को उम्मीद है कि वे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करेगा और हमारे को उम्मीद है कि वो जो है ना ओलंपिक में देश के लिए पदक लेकर जरूर आएगा। हाँ, बात हुई थी उनका जो है ना निजी कोच भी उनके साथ है अनिल धनखड़ जी और जो दूसरे कोच हैं वो शानदार प्रैक्टिस चल रही है उनकी और जो है ना अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 6-7 घंटे जो है दिन में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी तो यही उम्मीद है जी आपको गोल्ड मेडल जीत कर अपने देश और अपने गाँव का नाम रोशन करे। खासकर जिसका व्यंजन खीर और चूरमा है, आता है तो वही बनाते हैं और तैयारी बहुत अच्छे से बता रहा था कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के प्रवक्ता राज नारायण ने अमित पंघाल की बॉक्सिंग की तकनीक की प्रशंसा की। टोक्यो ओलंपिक में और उनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग की जाए तो अमित के पास वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है और ये लंबे समय तक उसके पास है और उसकी तैयारियों का हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे उसने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी तो उसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके जो कोच हैं फेडरेशन से डिमांड की थी तो उसके निजी कोच भी उसके साथ हैं जो राष्ट्रीय कैंप में उसके साथ अभी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्थानीय मार्केट कमेटी, बाजारों के प्रधान, विभिन्न सेक्टरों के प्रतिनिधियों के माध्यम से धर्मशाला, बैंकेट हॉल व बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं। भिवानी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी में अब तक 2,32,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्य अभी प्रारंभिक चरण में है और टीकाकरण शिविरों के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। वैक्सीनेशन जो अब तक भिवानी में ड्राइव चल रहा है उसके तहत 2,32,000 से ज़्यादा डोजेस लग चुकी हैं और इसमें हम 80% से ज़्यादा जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर कर चुके हैं। ऐसे ही 80% के करीब हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा 60+ का जो बेनिफिशरीज़ थे उनको हम 60% एंड अबव कवर कर चुके हैं। 18+ का जो अभी शुरू हुआ है बेनिफिशरीज़ को वैक्सीनेशन लगना, ये अभी शुरुआती दौर पे है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने बताया कि कोविड महामारी से बचने के लिए वैक्सीन ही स्थायी इलाज है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को वैक्सीन से घबराना नहीं चाहिए, ये पूर्णतः सुरक्षित है।
यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आई हूँ, तो मेरे को वैक्सीन लगवाने में कोई इशू नहीं है। आप लोग भी वैक्सीन लगवाए बढ़ चढ़कर, और यहाँ पे आधा घंटा मैंने वैक्सीन में ऑब्जर्वेशन में वेट कर रही हूँ। देन उसके बाद आप लगवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छे से लगवाइए। तो मुझे यहाँ इंजेक्शन लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई है और यहाँ जल्दी से जल्दी नंबर आ जाता है। और यहाँ मैं वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे रुकी हूँ और लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। यहाँ वैक्सीन लगवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि इतना सरल यहाँ पे व्यवस्था बनाई हुई है कि तुरंत जैसे ही आप आते हैं उसी टाइम वैक्सीन लग जाती है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा इतना समय लगेगा कि कौन से कोने में ये चीज़ हो रही है, आपको एक बार। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीवाटेक यूरोप के प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोविड-19 महामारी के दौर में तकनीक के इस्तेमाल से मानवता के हित में काम करने में मिली मदद। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी किया गया। आज से देश भर में सभी स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोला गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन हुआ शुरू। और देश के 24 बड़े शहरों में वैक्सीनेशन के सर्वे में गुरुग्राम ने हासिल किया प्रथम स्थान। 49.3% गुरुग्राम वासियों का हुआ टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।